हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सेट इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 2018 में हुआ था और इकोनॉमिक्स का हिमाचल में ये सेट का सबसे टफ पेपर माना जाता है। इसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये एनालिसिस इम्पॉर्टेंट रहेगा। कुछ एग्ज़ाम के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे पीजीटी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट and is also provided by market may have extensive positive externality। अगर आपको इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा दिखेगा तो आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, तो आपका स्क्रीन अपने आप बड़ा हो जाएगा। सो ऑप्शन है प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, नॉन राइवलर गुड्स, मैरिड गुड। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है थर्ड पार्टी बेनिफिट। मान लीजिए आप पढ़ लिख जाते हैं तो इससे आप दूसरे को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे या फिर दूसरे किसी व्यक्ति का पढ़ने का खर्चा भी उठा सकते हैं, तो इससे आपके पढ़ने से दूसरे को फ़ायदा हो गया। तो कौन सी ऐसी गुड्स होती है? ये होती है मैरिड गुड्स। ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? मस्ग्रेव ने। जो सोसाइटी का वेलफेयर करती है वो होती है मैरिड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which occur when different region of a country have different ability to provide services due to different ability to raise fund। ऐसा कौन सा असंतुलन है जो एक देश के विभिन्न क्षेत्रों, देखिए यहाँ क्षेत्रों और रीजन की वर्ड है, कि संसाधनों को इकट्ठा करने की अलग अलग क्षमताओं के कारण सेवाएं प्रदान करने की भिन्न भिन्न योग्यताओं के कारण उत्पन्न होता है। एरिया फिस्कल इम्बैलेंस, वर्टिकल इम्बैलेंस, लोकल इम्बैलेंस, हॉरिजेंटल इम्बैलेंस। तो इसका सही आंसर है लोकल इम्बैलेंस। वर्टिकल इम्बैलेंस होता है जैसे डिफरेंट सेंटर और स्टेट के बीच में जब फंड रेज करने का डिफरेंस हो तो उसे वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजेंटल इम्बैलेंस होता है जब डिफरेंट स्टेट्स का फंड रेज करने का और एक्सपेंडिचर करने से वेलफेयर अपलिफ्ट करने का कैपेसिटी अलग अलग हो तो उसे हॉरिजेंटल इम्बैलेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बजटरी डेफिसिट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल। देखिए बजटरी डेफिसिट क्या होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, किससे? रेवेन्यू से। अब एक्सपेंडिचर में क्या होता है इंक्लूड? पैसा। पैसा मतलब मनी। अब इस बजटरी डेफिसिट के कारण मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। अभी तक हमें जो स्टेटमेंट दी गई थी उससे ये सब कहानी पता चली। अब हमारा असर्शन रीज़न है मनी सप्लाई इंक्रीज्ड इन केस ऑफ बजटरी डेफिसिट। देखिए मैंने अभी तक आपको समझाया कि बजटरी डेफिसिट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न बिल्कुल सही है और असर्शन भी सही है। दैट्स वाई बोथ A and R are true and R is correct explanation। इस तरह से आपके पास अगर स्टेटमेंट दी है और आप उसको तोड़ेंगे, अपने नॉलेज का यूज़ करेंगे, तो आपका क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है M1, M2, M3 को। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। M1, M से हम डिनोट करते हैं मनी सप्लाई को। अब M1 में क्या क्या होता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। सो A का 2। M2 में क्या इंक्लूड करते हैं? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, तो 1। M3 में जिसे हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं, एग्रीगेट
AMR एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। सो सी का 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज 214। Which of the following state has highest percentage of school with pupil teacher ratio more than 30? अब जो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं ये आते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर, इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर होते हैं, कितनी रिपोर्ट्स होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे होता है सेंटर का, स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये सब फॉलो करना होगा। तो इसका सही जवाब है, हम गैस भी नहीं कर सकते हैं, इसका सही जवाब है बिहार। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 15 एंड अबव ड्यूरिंग 15-16? आपका पेपर ये हुआ था 18 में और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 15-16 का। और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला डाटा किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? मॉस्पी करता है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये एक रिपोर्ट आती है, इसमें सारा वर्कफोर्स से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा आपको दिया जाता है, तो आपको ये रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। ये कौन रिलीज करता है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हिमाचल। अब ये 17-18 की बात थी, तब भी हिमाचल था, और हाल ही में एक PLFS की रिपोर्ट आई है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट में हिमाचल सबसे ऊपर है, तो ये रिपोर्ट आप रेफर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 16-17? देखिए 16-17 का करंट अफेयर पूछा गया है 2018 में। तो आपको वैसे तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है सेंटर का या स्टेट का, उसमें आपको 3 से 4 साल का डाटा दिया होता है और लगभग वो सेम ही रहता है। तो आपको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? इकोनॉमिक सर्वे। अब वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर है इंजीनियरिंग गुड्स। जो ये स्टैटिस्टिक्स है इस एग्ज़ाम में काफ़ी टफ पूछा गया था। जैसे इन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं और वो वेरिएबल दोनों रैंडम होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल एज्यूम अ गिवन वैल्यू वट एवर द वैल्यू ऑफ y कॉल्ड। ऑप्शन है कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ y, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो वेरिएबल होते हैं। मान लीजिए एक बॉल है आपके पास A और एक बॉल है आपके पास B। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे बिल्कुल अलग है, मतलब ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। और मान लीजिए इस वाले बॉल में आपके पास रखे हैं काजू, बादाम, छुआरे, ठीक है, और काजू रखा है टोटल, काजू रखे हैं 3, बादाम भी रखे हैं 4 और छुआरे रखे हैं 2, ठीक है। इसमें आपके पास रखा है रसगुल्ला 1 और गुलाब जामुन 2 और जलेबी के पीस 3। तो अगर हम इस बॉल में निकाले काजू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4 3 7 2 9 3/9। इसी तरह से आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको टेबल ए में और टेबल बी में इनकी प्रोबेबिलिटी को हम टैबुलेट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे टोटल, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इधर को x, इधर को y। तो इस
इतनी सारी कहानी का मतलब ये हुआ कि जब इस तरह से आप निकालते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आप अगर गूगल में इसकी डेफिनेशन सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x and y are random variable then expected value of x and y equal to ex into ey। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। तो आपका सही ऑप्शन होगा इज ट्रू इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर यहाँ पे डिपेंडेंट होता तो यहाँ इन दो के बीच प्लस का साइन होता, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.8 that a patient with a certain disease will be successfully treated with new medical treatment. Suppose treatment used in 40 patient. What is expected value of number of patient who will be successfully treated? देखिए आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलरेडी दी है 0.8 और हमारे पास कितने पेशेंट पे हम ट्राई कर रहे हैं, 40 पेशेंट पे। तो आपको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे निकालने हैं, जो कि कैसे आएंगे, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आएंगे 32। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या बताता है, दो वेरिएबल के बीच डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कि कितना क्लोज है कितना दूर है, ये बताता है हमें कोरिलेशन। इज अ प्योर नंबर एंड इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस ऑप्शन का मतलब हुआ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू मान लो 0.86 आई, तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच। अब ये कोरिलेशन चाहे हाइट का हो, चाहे वेट का हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे दो कमोडिटी हो, प्राइस और क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, ये 0.86 ही रहेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे कि दो वेरिएबल के बीच क्लोज रिलेशनशिप है। इसका मतलब हुआ कि ये एक प्योर नंबर है और फ्री है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम स्केल, बिल्कुल नहीं। जो कोरिलेशन है उस पे अगर हम मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज़ है x और y, इसमें कुछ आपके पास वैल्यू है 1 2 3, इधर वैल्यू है 8 9 10। अगर इसमें हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से प्लस करें तो जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो सेम रहती है। इसका मतलब हुआ कि ये फ्री है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, नॉट फ्री, इसलिए ये गलत हो गया। इट इज़ अफेक्टेड बाय यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी गलत हो गया। इट इज़ नॉट अ प्योर नंबर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given A is equal to probability of B given A complement is equal to probability of B, then A and B are independent events, cannot say anything about independence of A and B. A and B are not independent, both A and C. तो ये वाला क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इवेंट है और उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी पहले ही दी है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी जो कि हमारा नंबर है, जो इवेंट बी है। सो देयरफॉर
A and B are independent variable। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये वाला इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट टू। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, जो भी सरकार काम करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टैक्सेशन, बिल्कुल ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट बोरोइंग, ये भी गवर्नमेंट करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आरबीआई करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। सो देयरफॉर इसका 1 2 3 ये सही होगा। ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो पेंशन होती है या स्कॉलरशिप होगी आपकी, ये क्या होता है कि नेशनल इनकम में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया। क्वेश्चन आता है कि जो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको जो पेंशन मिलती है, क्या वो हम इंक्लूड करते हैं? जी बिल्कुल, हम उस पेंशन को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो पेंशन मिलती है उस इंसान को जिसने गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। हम उस पेंशन को नहीं इंक्लूड करते जिसको हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन कहा जाता है। जैसे बुढ़ापे में जो पेंशन मिलती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो इसका सही आंसर होगा नो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज टेकन प्लेस टू मैच सच पेमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Theoretically, relationship between the rate of taxation and resulting level of government revenue is known as। ये क्या पूछ रहा है इतना बड़ा घुमा के कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशनशिप किस में दिखाते हैं? तो ये होता है लैफर कर्व, इस तरह का होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है टैक्स रेट, यहाँ पे होता है टैक्स रेट, यहाँ होता है टैक्स रेवेन्यू। मान लीजिए टैक्स रेट इतना है तो रेवेन्यू इतना होगा। टैक्स रेट हमारा बढ़ गया और टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। ये मैक्सिमम पॉइंट होता है कि हम टैक्स रेट लगा सकते हैं और हमारा मैक्सिमम हमें रेवेन्यू मिलेगा। जितना ज़्यादा हमारा टैक्स रेट होगा, अगर इस पॉइंट से आगे चला गया तो हमारा रेवेन्यू घटना शुरू हो जाता है। तो ये कौन बताता है रिलेशनशिप? लैफर कर्व। लैफर कर्व, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है एजवर्थ डायग्राम में, जो कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दिखाता है, जिस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपिक्ट किए जाते हैं। लॉरेंज कर्व बताता है इनइक्वालिटी, इस तरह से ये बॉक्स में होता है, इसे हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये एक कर्व ड्रॉ होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, और ये कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जितना दूर होगा इनइक्वालिटी आपका उतना ज़्यादा होगा। और ऑफर कर्व क्या बताता है? दो देश जब एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो एक्सपोर्ट के बदले वो कितना इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो कौन रिलेशनशिप बताता है? ऑफर कर्व। When the economy is experience high inflation, high unemployment at the same time, then this situation is called stagflation। जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति एक साथ इंक्रीज होती है, इसे क्या कहा जाता है? मुद्रा जनित मंदी और स्टैगफ्लेशन। To make meaningful international comparison of income and living standard, which of the following is most appropriate? अगर हमें दो देशों का कंपैरिजन करना पड़े तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर होगा जो हमें सही, बिल्कुल सटीक कंपैरिजन बताएगा?
अ मेजर ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम, इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हमारे को इंटरनेशनल कंपैरिजन में हेल्पफुल होगा क्या? अ मेजर ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब होगा कि आपका एक करेंसी का एक यूनिट कितनी गुड्स खरीद सकता है और दूसरी कंट्री का करेंसी का एक यूनिट कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। As per actual estimate, revenue deficit of central government 2016-17 as percentage of GDP। तो इसके लिए क्या है, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा सेंटर का और स्टेट का भी। इंडेक्स ऑफ IIP, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में डाटा मिलेगा। और IIP क्या होता है? IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें 3 सेक्टर का डाटा ये देते हैं, 3 सेक्टर का प्रोडक्शन का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सक्लूड क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्शन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ IIP। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें हम IIP में उसको एक्सक्लूड किया जाता है। If responsiveness of demand for money to income is high and responsiveness of demand for money to interest is low, then LM curve। अगर LM curve लो रिस्पॉन्सिव है किसके? इंटरेस्ट रेट के। मतलब अगर डिमांड फॉर मनी लो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है इंटरेस्ट रेट के, तो LM कर्व कैसे होगा? स्टीप, इस तरह का स्टीप होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल रिसीट। तो आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? जो गवर्नमेंट को ना कोई असेट और लाइबिलिटी क्रिएट करती है, और कैपिटल रिसीप्ट ऐसी होती है जिससे गवर्नमेंट को असेट और लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो सारी है ये पार्ट है कैपिटल रिसीट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू है पार्ट रेवेन्यू रिसीट का। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जैसे आपका लाइसेंसिंग फीस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, तो ये गवर्नमेंट को इसके कारण ना ही कोई लाइबिलिटी होती है, ना ही कोई असेट क्रिएशन होता है। What percentage of GDP is internal debt to central government as per revised estimate 2016-17? इस पेपर में बहुत डाटा पूछा था, तो इसीलिए भी क्योंकि डाटा ज़्यादातर हम याद नहीं करते, तो इसीलिए भी ये पेपर टफ हो गया था। तो इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। इसका ऑप्शन मैं तो बता भी दूंगी, लेकिन आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव डेथ रेट हायर देन ऑल इंडिया एवरेज। इस तरह का जो डाटा है ना, ये आता है NFHS 5 हुआ है अभी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन, इसकी मैं फुल फॉर्म भूल गई। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे और सेंसस से रिलेटेड जो डाटा होता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी इन 3 रिपोर्ट्स में होती है। तो आपके लिए ये रिपोर्ट्स पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैव इन्फेंट मोर्टेलिटी इन 2016 हायर देन नेशनल एवरेज। के लिए जैसे NFHS जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें लगभग हम जो पूरी साल का
रिपोर्ट्स वगैरह होती है उनको इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन आपका इकोनॉमिक सर्वे है, आपको वो ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। तो इसका सही आंसर उस समय था हरियाणा, उत्तराखंड एंड राजस्थान। What is the pupil teacher ratio in primary school in 2015? ये भी इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर होता है, हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें इस तरह का डाटा आपको मिल जाएगा। What is export subsidy? Payment to domestic firm to exchange them to sell surplus output in another country. Payment made to produce more to domestic producer. Payment which encourage the domestic producer for more export. तो ये जो हम इसको वर्ड से ही डिड्यूस कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी एक्सपोर्ट सब्सिडी होगी। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। Which of the following is not a barrier to international trade? Gate, exchange control, subsidy, quota. Exchange control, subsidy and quota are the component जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं। और गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए इसका इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर में कोई रोल नहीं है। Import tax charged as percentage of price is called. प्राइस के आधार पे जो भी टैक्स पे किया जाएगा उसे कहते हैं ad valorem tariff. Regulation on imports such as animal welfare standard, energy efficiency requirement are known as cooperative barrier, administrative barrier, trade barrier. ऑप्शन डी इज बी एंड सी। तो जैसे कि मान लीजिए आपने दवाइयों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होगी कि जिसमें एनिमल प्रोटीन का यूज़ होगा, तो कुछ तो आपको ऐसी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हुए उसमें मेंशन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। इस तरह का जो रिक्वायरमेंट होता है उन्हें कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर एंड ट्रेड बैरियर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। फैक्टर इक्विलाइजेशन मींस, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन मींस, ये किसने दी थी थ्योरी? सैमुअलसन ने। ये इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है। और ऑप्शन है फ्री trade cause identical factor in different country to be paid more nearly the same than they were in autarky. Autarky क्या होता है? Absence of international trade. All worker are equally productive. Trade cause the return to human capital to be same as return to physical capital. तो इसमें ऑप्शन तो बहुत घुमा दिए हैं, सीधा सीधा इसका मतलब होता है फैक्टर प्राइस की, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से जो अवेंडेंट और स्केयर फैक्टर है उनको सेम प्राइस मिलने लगता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इफेक्ट ऑफ टेम्पररी चेंज इन मनी सप्लाई ऑन एक्सचेंज रेट एंड आउटपुट। टेम्पररी चेंज इंक्रीज द मनी सप्लाई, कॉज करेंसी डेप्रिसिएशन एंड राइज इन आउटपुट। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारे पास करेंसी डेप्रिसिएशन होगा। मतलब आपको पता होगा कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया? आउटपुट राइज होगा, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा मिल जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अ टेम्पररी डिक्रीज इन मनी सप्लाई कॉज करेंसी एप्रिसिएशन एंड फॉल इन आउटपुट। ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए का वाइस वर्सा है। सो ऑप्शन ए एंड बी इज आर करेक्ट हेयर। Which of the following statement is false? A monopolist will operate in the elastic region of market demand. Monopolist operate in elastic region of market demand. The gap between the firm price and its marginal cost is
inversely related. If demand is inelastic, marginal revenue will be positive and greater than MC. The markup over managerial cost depend on elasticity of demand. तो इसमें हमें बताना है क्या, गलत स्टेटमेंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. If demand is inelastic, the marginal revenue will be positive and MR is greater than MC. MR इस नीचे को होता है ना, तो जहाँ पे मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे MR नेगेटिव हो जाएगा. दैट्स वाई. इफ हमारे पास ये कुछ इक्वेशन दी है, del k by r divided by del w by r into w by r divided by k by r. अब यहाँ पे w क्या है, वेज रेट, और r है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? In two input case, the value of S must be non-negative. Low value of S indicate that change in input price will have relatively large effect. Large value of S indicate firm change their input proportion significantly. Both A and B are correct. So आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढना है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. लो वैल्यू ऑफ एस इंडिकेट दैट चेंज इन इनपुट प्राइस विल रिलेटिवली हैज लार्ज इफेक्ट. इन ISLM फ्रेमवर्क द फॉर्मूला ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो HP सेट है, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस पेपर को ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं. तो आपका जो PGT इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करके जाने हैं. लेकिन आप वैसे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम है इसमें इस तरह के टफ क्वेश्चन पूछने की, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के लिए प्रिपेयर करना है. तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मूला होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है बीटा अल्फा जी डिवाइडेड बाय एच प्लस के बीटा अल्फा जी. अल्फा जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बीटा क्या होता है, MPC की वैल्यू. अब देखिए मैंने क्या कहा कि आपको फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये कुछ आपके पास इक्वेशंस दी है, उसके आधार पर आपको फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर आपको निकालना पड़ेगा. इस वाले सेशन में हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इसको सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए शेयर कर दूंगी. सो इसका सही आंसर है 1.53. What is the share of social services expenditure as per percentage of GDP? ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है. ये क्वेश्चन आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है. आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद होने चाहिए. जितने भी आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें SDG से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, क्योंकि जो फोर्थ गोल है वो हमारा क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरोल्ड डोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट. तो हैरोल्ड ने दिए थे 3 तरह के ग्रोथ रेट का फॉर्मूले. एक दिया था उसने एक्चुअल, एक दिया था नेचुरल ग्रोथ रेट, एक दिया था वारंटेड ग्रोथ रेट. तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, नेचुरल और
warranted. So option 1 and 4, option D is correct here. In the equation of exchange, link between M and PY is provided by which concept? तो M और PY को लिंक करता है वेलोसिटी ऑफ मनी. वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट है, वो कितनी बार लोगों के बीच सर्कुलेट होता है, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी. ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने. इनोवेशन दिया था शुम्पीटर ने. डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल लॉ दिया था एडम स्मिथ ने. डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ दिया था हिशमैन ने. तो ये जो इसके ऑप्शन है ये गलत है, इसीलिए जो ये क्वेश्चन है इसके मार्क्स सबको दिए गए थे. तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चन मेरे को लगता है वो जानबूझ के ही गलत डालते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम में प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है और हम जो हमें क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में सोचने के बजाय उस एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं जो क्वेश्चन गलत होता है. तो आपको इस तरह का ब्लंडर नहीं करना है. इफ़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज outweighed by the negative income effect, the law of demand will not valid. अच्छा, ये रीज़न था. गिफन गुड वायलेट लॉ ऑफ डिमांड. तो गिफन गुड्स की ये जो गिफन गुड्स की फीचर है, देयरफॉर बोथ A and B are correct and B is correct explanation of A. Predatory pricing policy is adopted. Predatory प्राइसिंग पॉलिसी होता है जब हमें अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करना होता है. ये ज़्यादातर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चाइना के इंटरनेशनल सिनेरियो में चाइना के द्वारा फॉलो की जाती है, जिसे डंपिंग कहा जाता है. और डंपिंग भी कई तरह की होती है, जिसमें से प्रीडेटरी डंपिंग सबसे ख़तरनाक होती है. और इसको हम विद इन कंट्री भी फॉलो कर सकते हैं. मान लीजिए 2 कॉम्पिटिटर है और एक कॉम्पिटिटर ने प्राइस इतनी कम रख दी अपनी गुड्स की कि दूसरा कॉम्पिटिटर उस पर सरवाइव ही नहीं कर सकता. तो टू ड्राइव कॉम्पिटिटर आउट ऑफ बिजनेस, टू डिस्करेज एंट्रेंट इनटू मार्केट, नई फर्में उस मार्केट में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. Perfect price discrimination is when consumer surplus is maximum, producer surplus is minimum, consumer surplus is zero, none of the above. So सही जवाब है consumer surplus is zero, कि जहाँ पे हम ऐसी प्राइस चार्ज करते हैं कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को कुछ भी नहीं मिलता, खासकर कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता. और अब ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये होता है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है MUQG. जब मार्केट के आधार पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसे हम कहते हैं, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन होगी मार्केट के आधार पे जब हम पर यूनिट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेंगे, पर यूनिट का प्राइस अलग अलग चार्ज करेंगे, उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जब हम क्वांटिटी के आधार पे जैसे होलसेल, रिटेल, इस तरह से प्राइस डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे, उसे कहते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जब एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे, उसे क्या कहते हैं? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो आप इसको याद रखिए, ये क्या ट्रिक होती है? MUQG, मार्केट यूनिट क्वांटिटी ग्रुप. If good X is pollution, good Y is garbage, the shape of indifference curve would be concave to origin, convex to origin. MRS of XY is equal to 1 cannot be defined. देखिए जनरली इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इस तरह से, है ना, कि हम जितना ऊपर IC जाएगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक में है पॉल्यूशन और एक में है गार्बेज, ये दोनों क्या है? बैड गुड. तो इंडिफरेंस कर्व होगा कॉनकेव, हम नीचे को आएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, तो इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो होगा
concave to origin. Market is perfectly contestable if entry into it and exit from it are costless. मतलब ये क्या हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है. इन contestable market even a large oligopolist firm and with behaving like perfectly competitive market. ये बिल्कुल सही बात है. As inflationary expectation rise the Phillips curve. Phillips curve क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसमें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में. ठीक है, अगर हमें क्या होता है कि फ्यूचर में लगे प्राइस और ज़्यादा बढ़ने लगी है तो फिलिप्स कर्व इधर को शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट टू द राइट इन शॉर्ट रन. और जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व हो जाता है वर्टिकल. फिलिप्स कर्व के बारे में अगर आप देखें, सबसे पहले दिया था ये A.W. फिलिप्स ने, जिसने शॉर्ट रन में बताया था नेगेटिव रिलेशनशिप किसमें, इस तरह का नेगेटिव रिलेशन किसमें, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, और लॉन्ग रन में नो रिलेशनशिप बताया था. फिर आते हैं हमारे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, जिसके प्रोपाउंडर है मिल्टन फ्रीडमैन. इन्होंने भी शॉर्ट रन में बोला था नेगेटिव रिलेशनशिप और लॉन्ग रन में नो रिलेशनशिप. फिर आते हैं हमारे रेटैक्स, रैशनल एक्सपेक्टेशन, लुकास, जॉन मुथ. इन्होंने बोला था कि जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ना ही शॉर्ट रन में और ना ही लॉन्ग रन में. इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट वीडियो आपकी जो प्रोडक्शन फंक्शन है उससे रिलेटेड होगी, तो उसमें हम इस वाले टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे. लेकिन अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं. फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर यूटिलाइज्ड एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीजिंग. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इस तरह का होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट इस तरह का होता है. तो इनिशियली हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है. वो क्यों, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है और एवरेज प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का बढ़ता जाता है. फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओवर, ये बिल्कुल नहीं होता फर्स्ट स्टेज में. एवरेज इलास्टिसिटी फार्मूला. अब इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर हम इसको और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं इसको, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू. अब इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ ढूंढना है, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी. क्योंकि ये एवरेज इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है तो इसमें पी बटा क्यू की जगह P1 प्लस P2 होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट. बायमेटलिज्म, कंपनसेटेड स्टैंडर्ड, सिस्टमेटिज्म. तो बायमेटलिज्म किसने दिया था, ग्रेशम ने. ग्रेशम लॉ भी इसको कहते हैं. ग्रेशम लॉ भी दिया था, जिसमें क्या क्या बोलते थे वो, कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर कर देती है. कंपनसेटेड क्राइटेरिया किसने दिया था, इरविंग फिशर ने. और सिस्टमेटिज्म दिया था मार्शल ने. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. मार्केट फेलियर में अक्कर वन. मार्केट फेलियर मतलब जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एक एफिशिएंट इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव नहीं करते हैं, उसे कहते हैं मार्केट फेलियर. ये किस वजह से होता है, इसकी बहुत सारी वजहें हैं, जो कि इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, प्रॉपर्टी राइट आर नॉट वेल डिफाइंड, imperfect market, all of the above. A straight
लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एग्जिबिट। इस तरह का हमारे पास डिमांड कर्व है। प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी इनफाइनाइट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अगर इस तरह का डिमांड कर्व होगा तो ये इनफाइनाइट होगी। ऑन टेंजेंसी ऑफ वाई एक्सिस इट विल बी शोइंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड रिवर्स प्राइस। डिमांड कर्व नेवर टच वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ में क्या होता है कि सभी सेक्टर का विकास हमें एक साथ करना होता है। साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ऑल सेक्टर आर इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो एक दूसरे पर उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा और विकास नहीं होगा। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब जो ये अगले क्वेश्चन है, यहाँ से 53 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। ये देखिए, ये सारे आपके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आपके लिए और वीडियो लेक्चर बनाने की मोटिवेशन बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।